प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज आप लोगों को हम बताएंगे मेंडल के जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस या डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, उसके बारे में। इसके पहले हम बता चुके हैं मेंडल के अपवाद, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद सह प्रभाविता मतलब को डोमिनेंस, उसके बाद मल्टीपल एलील यानी बहु एलील के बारे में बता चुके हैं। इस अपवाद में हम लोग देखेंगे दो अपवाद आज देखेंगे। एक बहुजीनी वंशागति जिसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और दूसरा है बहुप्रभाविता यानी प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। एक में बहुजीनी वंशागति में क्या हो गया कि इसमें एक लक्षण जो है वह बहुत सारे जीन के द्वारा नियंत्रित होगा, एक लक्षण। अब प्लियोट्रॉपी वाले में देखेंगे कि उसमें एक जीन के द्वारा बहुत सारे लक्षणों को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक ना। इसमें दो जीनों के बीच इंटरेक्शन होता है, दो या दो से अधिक जीनों के बीच इंटरेक्शंस होते हैं। तो इसमें यही पढ़ना है बहुजीनी वंशागति में क्या कि एक लक्षण सामान्यतः 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसमें एक लक्षण 3 या अधिक क्या करेगा, जीन्स, 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। मेंडल बताए थे कि एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करेगा और एक जीन में दो ही एलील पाए जाते हैं, चाहे वह समयुग्मजी हो चाहे विषम युग्मजी हो। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग पॉलीजीन कहते हैं या इसको मल्टीपल जीन्स भी कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया कि जैसे ये हो गया जीन और ये हो गया लक्षण। तो मान लिया कि कोई एक लक्षण है, यहाँ पर एक लक्षण है और ये लक्षण कई जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। जैसे मान लिया कि एक जीन है, ये 2 जीन है, 3 जीन है, 4 जीन है, तो ये चारों जीन मिल करके और इस लक्षण को नियंत्रित करेगा। तो बहुत सारे जीन जब एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। यानी बहुत सारे जीन, नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारे जीन मिल करके और एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। अब जैसे उदाहरण, कौन सा उदाहरण है? उदाहरण है कि जैसे हम लोगों की जो त्वचा का रंग है, मानव त्वचा के रंग। पहला उदाहरण है मानव त्वचा के रंग। तो मानव त्वचा के जो रंग होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, है ना। कोई देखिएगा पूरा उजला होता है, कोई बहुत काला होता है, जैसे निग्रो है। हम लोग जो है मिडिल साइज में, मिडिल रेंज में है, तो केवल 3 ही कलर का नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे कलर माने कि पाए जाते हैं। लेकिन वो जो कलर है वह 3 जीन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि ABC जीन कहते हैं। और ABC जीन जो है उसके भी 2 रूप हो जाएगा। एक हो गया उसका जैसे कि जो बहुत काला होगा उसका जीन हो जाएगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, उसका जीनोटाइप हो जाएगा जो निग्रो है। और जो एकदम हल्के रंग का है, एकदम सफ़ेद है, उसका हो जाएगा क्या, स्मॉल a, स्मॉल c। तो ही कहता है कि मानव के जो त्वचा का रंग होता है, मानव की त्वचा का रंग
मानव के त्वचा का रंग क्या होते हैं? तीन जीन ए बी सी। अब इसी का डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। तो तीन जीन हो गया, द्वारा नियंत्रित होते हैं। तीन जीन हो गया नियंत्रित करने वाला। अब जैसे कि इसको हम लोग अगर क्रॉस करा करके देखें तो काला रंग, जैसे निग्रो, काला रंग जो होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा? एबीसी जीन है तो इसमें कैपिटल ए दो एलील, कैपिटल बी कैपिटल सी हो गया, तीन हो गया काला रंग का जीनोटाइप। और जो क्या होंगे? सफेद रंग का, हल्का रंग का होगा, सफेद रंग, मिल्की व्हाइट, सफेद रंग जो हो गया मानव का एकदम उजला रंग, उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, हल्का रंग हो गया। अब इन दोनों को जब क्रॉस कराया जाएगा, एक काले रंग के व्यक्ति को सफ़ेद रंग के फीमेल से जब विवाह किया जाएगा तो उसके जो संतान होंगे अलग अलग कलर के होंगे, मध्यवर्ती रंग, यानी इसमें हो सकता है। अब जैसे दोनों का एलील एक साथ आ जाएगा, हम लोग देखे हैं दो जीन की वंशागति में कि गोल बीज और गोल और पीला बीज को झुर्रीदार और हरे के साथ कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान होती है वो आपको क्या होती है? गोल और पीला हो जाती है, यानी एक गोल का और उधर से एक जीन आ जाता है इंटरमीडिएट। तो कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये क्या हो गया? मध्यवर्ती कलर हो गया, मध्यवर्ती रंग का हो गया ये संतान। अब इसमें कितने तरह के युग्मक बनेंगे बता सकते हैं? कितने तरह के युग्मक बनेंगे? तो हम यहाँ पर एक फार्मूला देखे थे कि इसमें जो युग्मक बनेगा वो कितने तरह का होगा? युग्मक जो बनेंगे वह 2 पर पावर n बताए थे, जहाँ n बराबर क्या होता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन, विषम युग्मज परिस्थिति कितनी होती है। तो यहाँ पर क्या है? 3 जगह है। तो 2 पर पावर n का मतलब 2 पर पावर 3, यानी हो गया 2 इंटू टू इक्वल टू 8 टाइप्स। 8 टाइप्स के युग्मक बनेंगे और उस 8 टाइप्स के युग्मक को अगर क्रॉस कराया जाएगा पनेट स्क्वायर से, तो पनेट स्क्वायर से जब क्रॉस कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इधर 64 टाइप्स के ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, ठीक ना? कुल 64 प्रकार का या 64 प्रकार का क्या बनेगा? इसका लक्षण प्रारूप बनेगा, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप बनेगा। कैसे? तो 8 टाइप है तो इसको आप कर सकते हैं, उसको मिलाने का भी तरीका हम बता दिए हैं। 8 टाइप का ये कैसे होगा 2 पर पावर n का। जैसे इसमें देखिए डायग्राम में बताया गया है आपको कि इसको कैसे कैसे क्रॉस कराएंगे फॉर्क लाइन मेथड के द्वारा। जैसे पहले युग्मक में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी चला जाएगा, देखिए इस साइड में लिखा हुआ है। फिर ऊपर में देखिए वही लिखा हुआ है 8 स्क्वायर है ना इसमें, तो 8 इधर से और 8 इधर से, तो 8 इंटू 8 64 तरह का संतान इनसे उत्पन्न हो सकता है। कलर जो है 64 तरह का कलर, कोई जो है बहुत काला, तो कोई उससे हल्का, कोई उससे हल्का मिडिल मध्यवर्ती अलग अलग करते हुए, और ये 64 तरह का ये फिनोटाइप माने कि प्रारूप इसका बनेगा, जो कि इस डायग्राम में दिया गया है। आप इसको गैमिट बना सकते हैं, बनाने का पहले तरीका हम बता चुके हैं। ठीक।
देख लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए। देखिए दोनों साइड से किस तरह से 8 युग्मक जो है नर हो गया और 8 युग्मक उधर मादा का हो गया, और दोनों का यहाँ पर पनेट स्क्वायर में, पनेट वर्ग में किस तरह से क्रॉस किया कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 64 प्रकार के ये क्या होते हैं, उसके जीनोटाइप बनेगा। जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रहेगा, वो समझिए कि सबसे अधिक काला होगा। और जो सबसे ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल सी होगा, वो मध्यवर्ती रंग का होगा, न ज़्यादा काला होगा न ज़्यादा सफ़ेद होगा। उसी तरह से जैसे जैसे कैपिटल हटते जाएगा, उसकी मैंने जो पिगमेंटेशन है यानी जो कलर है वो हल्का होते चला जाएगा। और जैसे जैसे कैपिटल उसमें ज़्यादा होते चला जाएगा, कैपिटल लेटर यानी डोमिनेंट लेटर, वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा गहरे रंग का, ज़्यादा काला रंग के हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जो बाल का रंग है, दूसरा उदाहरण है बाल का रंग, बालों का रंग। तो बालों का जो रंग होता है वो आपको 4 जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, और जो अलग अलग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि 4 जीनों, 4 अलग अलग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। अब जैसे मान लिया कि ये गुणसूत्र हो गया, ये क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम, 4 अलग अलग क्रोमोजोम है। और इस क्रोमोजोम का जो नंबर है, जैसे कि 3rd, 5th, 10th और 18th, यानी ये जो गुणसूत्र है ये कौन सा है, 3rd गुणसूत्र है, 5th गुणसूत्र है, उसके बाद जो है 10th है और 18th है ना। 4 गुणसूत्र हो गया यहाँ पर। और ये चारों, ये जो है क्या है, गुणसूत्र है। और चारों गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं, जैसे अलग अलग पोजीशन पर वो जीन होगा, और वो चारों जीन जो है वो मिल करके क्या करेंगे, एक जो लक्षण है यहाँ पर, लक्षण 1 है, और वो लक्षण क्या है, बालों का रंग। बालों का रंग, तो बालों का रंग जो होता है वो इस तरह से 4 अलग अलग प्रकार के जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसी तरह से हम लोगों के ऊंचाई का जो ये होता है, ऊंचाई जो होता है वो 3 या अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 3rd एग्जाम्पल हो गया मनुष्य के ऊंचाई। तो मनुष्य की जो ऊंचाई होती है वह 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि बहुजीनी वंशागति एक प्रकार का मेंडल का अपवाद है, जो मेंडल नियम का पालन नहीं करती है। मेंडल बोले हैं कि एक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जीन एक लक्षण को नियंत्रित करेंगे। ठीक। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में कि बहुत सारे एक जीन बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करेगा। तो इतना नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं बहु प्रभाविता के बारे में कि बहु प्रभाविता क्या है, या इसको हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे जीन के द्वारा एक लक्षण को नियंत्रित किया गया था, और इस बहु प्रभाविता में क्या है, या प्लियोट्रॉपी में, कि एक जीन के द्वारा बहुत सारे दृश्य प्रारूप को ये क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जीन हो गया, एक जीन हो गया, और ये क्या करेंगे, अलग अलग लक्षणों, यहाँ पर जो लक्षण होगा 1 2 3, ये सब क्या हो गए, लक्षणें हो गए। तो अलग अलग बहुत सारे लक्षणों को ये क्या करते हैं, एक जीन बहुत सारे लक्षणों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुप्रभावी जीन भी कहते हैं। और ये जो जीन होते हैं उपापचयी परिपथ को प्रभावित करता है। ये क्या होता है, तो यह जीन उपापचयी पथ को प्रभावित करते हैं। उपापचयी पथ, जैसे कि हम लोग देखे थे प्रभाविता की संकल्पना में कि कोई जीन प्रभावी और कोई जीन अप्रभावी क्यों होता है। तो अप्रभावी क्यों होता है कि कुछ परिवर्तन हो जाते हैं उस एलील में, जिसके कारण वह क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाता है, और वह रूपांतरित जो एलील होते हैं वो विशेष प्रकार के एंजाइम नहीं बना पाते हैं, और वह एंजाइम जो कार्य करना होता है, उपापचय करना होता है, वो नहीं कर पाता है। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी वही काम हो रहा है कि कुछ ऐसे एलील या जीन होते हैं जो अप्रभावी रूप में होते हैं, और अप्रभावी रूप में हो करके वह किसी भी उपापचयी पथ को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो मनुष्य में या जो भी दूसरे जीव होते हैं उसमें वह लक्षण प्रकट नहीं करता है, उसको उपापचय नहीं कर पाता है, और अलग प्रकार के ही लक्षण प्रकट कर देते हैं। जो जीन बना होता है जिस काम के लिए, वो न करके और दूसरा काम करने लगता है। अब जैसे कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है बहुप्रभाविता में कि फिनाइल कीटोन या कीटोमेट व्याधि एक रोग है। यहाँ पर उदाहरण है क्या, फिनाइल कीटोमेट व्याधि, व्याधि माने रोग, यानी इसको कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। तो ये एक प्रकार का अप्रभावी रोग है, जिसमें क्या होते हैं कि एक जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। यह क्यों होता है, तो यह एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब क्या होता है इसमें देखिए, तो जैसे कि एक है सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति हो गया, और दूसरा हो गया असामान्य स्थिति। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो सामान्य स्थिति में क्या होते हैं कि ये एक जीन है, ठीक ना, एक क्रोमोसोम है और इस पर ये जीन है, एक जीन है, ठीक ना। यहाँ भी बोले हैं कि एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए क्या करेगा, यह एक जीन है जो एक एंजाइम उत्पन्न कर रहा है। ये एक जीन जो है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। एक जीन फिनाइल
हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो सामान्य स्थिति में ये एक जीन है जो कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ये उत्पन्न कर रहा है। ठीक, ये काम कहाँ करता है? तो ये काम करता है कि जैसे कि प्रोटीन है, अब प्रोटीन जब टूटता है तो टूट करके बनाता है क्या? एक फिनाइल एलेनिन बनाता है, एलेनिन बनाता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं प्रोटीन के रूप में, वह टूट जाता है किसमें? फिनाइल एलेनिन। एक प्रकार का ये एमिनो एसिड है, हानिकारक है। ये क्या है? हानिकारक अमीनो अम्ल है। ठीक, तो यह जो एंजाइम होगा, जो प्रोटीन टूट रहा है फिनाइल एलेनिन, है ना, इसके ऊपर ये काम करेगा, ये इस पर काम करेगा, सॉरी, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा दूसरे एमिनो एसिड में, जिसको टायरोसिन कहते हैं। टायरोसिन ये भी क्या है? लाभदायक या यूजफुल एमिनो एसिड है। तो देख रहे हैं सामान्य स्थिति में हमारे शरीर में ये एक जीन है जो प्रोड्यूस कर रहा है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और ये काम क्या कर रहा है? तो जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं वह टूटता है इस एमिनो एसिड में जो कि हानिकारक होते हैं, और इसको ये उपापचय कर देता है टायरोसिन में। तो टायरोसिन में हो गया तो ये दूसरे काम में उपयोग में हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एमिनो एसिड दूसरे कार्य में खर्च हो जाते हैं, दूसरे कार्य में खर्च हो जाते हैं। दूसरा स्थिति क्या है कि यही जीन जब क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तित हो जाएगा, और उत्परिवर्तित होने के कारण क्या हो जाएंगे? अब ये जो जीन है उत्परिवर्तित हो गया, म्यूटेंट हो गया। यही जीन जो ये नॉर्मल काम कर रहा था सामान्य स्थिति में, वो क्या हो गए कि उत्परिवर्तित हो गए, जिसके कारण यह जो एंजाइम बन रहा था वह नहीं बनेगा। ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंजाइम अनुपस्थित हो जाएगा। एंजाइम अनुपस्थित हो जाएगा, और एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण आपको क्या हो जाएंगे कि यह जो फिनाइल एलेनिन है वो तो अब इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, वो जमा होने लगेगा शरीर में, ब्लड में जमा होने लगेगा, ब्रेन में जमा होने लगेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? फेनिल एलेनिन का संग्रह करने लगेगा। ये हानिकारक एमिनो एसिड न है, तो ये इसका उपापचय ये नहीं करेगा। जो प्रोटीन यहाँ टूट रहा है वो इसी में टूटते चला जाएगा और ब्लड में जमा होते चला जाएगा, और जमा होने के कारण क्या हो जाएंगे कि ये उपापचय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये उपापचय कर रहा है एंजाइम, उपापचय नहीं होगा, और उपापचय नहीं होने के कारण ये धीरे धीरे ये 3 लक्षण उस मनुष्य में या उस बच्चे में प्रकट कर देंगे। जन्म लेगा बच्चा तो नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो जो प्रोटीन वो खाएगा वो टूटेगा इसमें, और वो एंजाइम ये नहीं बनने के कारण
वो क्या हो जाएंगे, शरीर में जमा होते चले जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि उसका जो मानसिक मंदन हो जाएगा, यानी मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएगा। देखिए उस चित्र में जो बच्चे हैं उसमें इस तरह से, माने दिमाग जो है वो मेंटल रिटार्डनेस उसको बोलते हैं, मानसिक मंदन, मानसिक मंदन हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, त्वचीय रंजन, यानी त्वचा का जो रंग है वो प्रभावित होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, बालों का कम होना। तो देखिए ये क्या हो गया, 3 फिनोटाइप हो गया। एक जीन था, ये एक उत्परिवर्तित जीन था जो 3 काम कर रहा है, एक से ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इस तरह से वो एक से ज़्यादा लक्षण ये प्रकट करेंगे। उसी तरह से जो कि हम लोग एग्जाम्पल में उसको देख चुके हैं कि कैसे ये फिनाइल कीटोन व्याधि जो है, फिनाइल कीटोन यूरिया, किस तरह से ये एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण वो 3 लक्षणों को ये क्या करता है, नियंत्रित कर रहा है, नियमित कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। उसी तरह से एक और रोग है हम लोगों में जिसको कहते हैं दात्र कोशिका और रक्तता, यानी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये दूसरा रोग है, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बहुप्रभाविता जो है, प्लियोट्रोपी, उसका जो दूसरा उदाहरण है जिसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी क्या होता है कि एक तरह से अप्रभावी रोग है, यानी वह भी एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। और इस रोग में होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा नहीं बन पाता है, जिसके कारण इसके ब्लड का रंग कैसा, ब्लड का जो शेप होता है नॉर्मल नहीं रहता है। देखिए नॉर्मल जो रक्त का रुधिर का जो शेप है वो डिस्क लाइक होता है, लेकिन इस रोग का जो है वो किस तरह का है, सिकल माने मुड़ा हंसुआ के जैसा दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें जो ये जीन था वो एंजाइम नहीं बना पाया जो हीमोग्लोबिन को एक साथ कलेक्ट कर सके, जिसके कारण हीमोग्लोबिन अगर आरबीसी में पूरा रहता तो वो नॉर्मल शेप में रहता, सामान्य शेप में, लेकिन हीमोग्लोबिन बना ही नहीं, जिसके कारण वो कैसा हो गया, शेप हंसुए के जैसा हो गया, एनीमिया जिसको। तो दात्र कोशिका और रक्तता इसको कहते हैं, दात्र कोशिका और रक्तता, मतलब सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन नहीं बनने के कारण, तो उत्परिवर्तित जीन के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा लाल रक्त कोशिकाओं में कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे लाल रक्त कैसा हो जाता है, जिससे आरबीसी, लाल रक्त कोशिका हंसुए की जैसा हो जाता है, हंसिए के जैसा हो जाता है। तो ये तो खैर हो गया
इसका रूप हो गया। अब कहता है कि यह जो जीन है, यह जो जीन था जो हीमोग्लोबिन बना रहा था, ये जीन क्या करते हैं, सिकल सेल तो हो गया, लेकिन ये क्या करेंगे, अब दूसरे भी लक्षणों को प्रभावित करेंगे। देखिए कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये क्या है कि यह जो उत्परिवर्तित जीन है, उत्परिवर्तित जीन है, वो क्या कर रहा है कि आंखों पर असर करेगा, अंधापन कर देगा, ब्लाइंडनेस। पहला काम ये किया, अंधापन कर देगा। दूसरा काम क्या कर रहा है, देखिए किडनी फेल्योर कर देगा, जो ब्रिक है वो क्या हो जाएंगे, ह्रास, ब्रिक ह्रास, किडनी डैमेज होने लगेगा इसके कारण सिकल सेल में। तो यही ना जीन है जो कि क्या कर रहा है, एक से अधिक फिनोटाइप यानी दृश्य प्रारूप प्रदर्शित कर रहा है। एक जीन एक से अधिक लक्षणों को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है, हृदयघात, हार्ट अटैक, हृदयघात। तो ये सब एक जीन के कारण हो रहा है, जो आरबीसी हीमोग्लोबिन ठीक ढंग से नहीं बना रहा है, और उसी के कारण ये सब लक्षण मनुष्य में देखे जाते हैं जो इस रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक, तो आज इतना ही हम लोग देखते हैं। मेंडल का जो ये अपवाद है, नोट कर लीजिए।